नमस्कार दोस्तों, हमारे इस नए ब्रॉडकास्ट सांस्कृतिक वार्तालाप में आप सभी का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। हम इस ब्रॉडकास्ट के जरिए आपको दिखाना चाहते हैं ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति, परंपरा और ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो समाज में अपना स्थापित कर चुके हैं, अपने प्रेरक प्रसंगों से, अपने प्रेरक जीवन से दिशा दे रहे हैं समाज को, और ऐसी घटनाओं के बारे में जो कहीं ना कहीं हमसे जुड़ी हुई है, जो हमारे से प्रेरक बन सकती है। आइए जानते हैं ऐसे व्यक्ति और ऐसे संस्थानों के बारे में जो देश विदेश में इसका प्रसार प्रचार कर अपने आप को स्थापित कर समाज के लिए बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। और आज के इस प्रथम एपिसोड में पॉडकास्ट के सांस्कृतिक वार्ता में पुनः आपका स्वागत करता हूँ। और आज हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत यहाँ बैठी है जो भाऊ साहब बुस्कुटे स्मृति लोकनाथ, जो मध्य प्रदेश का एक अग्रणी संस्थान है, सामाजिक कार्य में जिसका प्राबल्य है, ऐसे प्रबंधक के रूप में मौजूद धर्मेंद्र जी गुजर हमारे साथ में मौजूद है। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि अपना खुद का परिचय दे और इस ब्रॉडकास्ट की शुभकामना संदेश देकर शुरुआत की। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। मैं धर्मेंद्र गुर्जर भाऊ साहब बुस्कुटे स्मृति लोक निवास का प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। पूर्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ। अभी विद्या भारती के माध्यम से पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मूलतः रहने वाला ग्वालियर का हूँ। प्रारंभिक शिक्षा शिशु मंदिर से ही प्राप्त की है। उसके बाद संघ या विद्या भारती के माध्यम से चलने वाले ऐसे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में भी अध्ययनरत रहा हूँ मैं। तो BA, LLB, LLM और PhD का स्कॉलर हूँ मैं। इसके साथ समाज में कार्य करने के लिए समाज सेवा में भी स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है। और विगत 10 वर्षों से अपने विद्या भारती के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो प्रकल्प संचालित होते हैं उसमें अलग अलग स्थानों पर रहा हूँ। गोविंद नगर में पूर्व में रहा, विदिशा और बेरसिया, और अभी वर्तमान में फिर गोविंद नगर में हूँ। तो इस प्रकार से समाज का कैसे हम सामाजिक परिवर्तन कर सकते हैं, इसलिए हम प्रयासरत रहते हैं। हम जानना चाहेंगे धर्मेंद्र जी, ये जो भाऊ साहब बुस्कुटे स्मृति लोकनाथ एक मध्य प्रदेश की सामाजिक क्षेत्र में अग्रणी संस्था है, तो इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था और ये कब स्थापित हुई? उद्देश्य और स्थापना के बारे में यदि हम समझते हैं तो ध्यान में आता है कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो विभिन्न प्रकार की चुनौतियां इस देश के ऊपर सबको ध्यान में है। जब 1990 में जब ध्यान में आया कि समाज में किस प्रकार की चुनौतियों का सामना हमारा समाज एक बड़े स्तर पर करता है, तो जो क्षेत्र है होशंगाबाद नर्मदापुरम, इस बहुत बड़े क्षेत्र में कृषि प्रधान क्षेत्र है और कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण से विभिन्न प्रकार की चुनौतियां भी हम लोगों ने उस समय देखते थे। तो सामाजिक क्षेत्र में एक ऐसा प्रकल्प खड़ा हो सके जो समाज परिवर्तन का हम कार्य कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, जैविक कृषि और समाज में कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए कार्य प्रारंभ किया, जिसके माध्यम से पूरे क्षेत्र में सामाजिक परिवर्तन हो सके, लोगों को अच्छी कृषि मिल सके, अच्छे रोजगार मिल सके, एक अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। सरस्वती ग्रामोदय विद्यालय भी इसी निमित्त हम लोगों ने स्थापना की है कि जो बनखेड़ी का जो क्षेत्र है, जहाँ भाऊ साहब बुस्कुटे लोक न्यास जो अपनी संस्था स्थापित है, उसके आसपास 15-20 किलोमीटर के आसपास जितने भी गांव हैं, जैसे मूलतः 123 गांव हैं यहाँ, 123 गांव में हम कैसे हम प्रयास करके उनका मूल रूप से जो चुनौतियां हैं उसको हम ठीक कर सकें और उनकी जीवन में कैसे ही हम जागरण का कार्य कर सकें, इसके लिए हम सब लोग उसके प्रयासरत रहते हैं। इस उद्देश्य से हम लोगों ने यहाँ की संस्था की स्थापना की। जी। आपने बताया कि आप संघ परिवार और विद्या भारती से जुड़कर इस संस्थान से जुड़े हुए हैं, तो परिवार को छोड़ना और शादी ना करना, कभी आपके मन में ऐसा विचार नहीं है कि शादी करके भी कुछ किया जा सकता है? हाँ, एक सामाजिक जो दायित्व रहता है, जैसा आपने कहा वो बात सही है। एक संस्कार होता है शादी करना और एक अपने 16 संस्कारों में से एक शादी भी होता है और हम सब लोग परिवार का एक हिस्सा होते हैं और परिवार के हिस्से के नाते सब सामाजिक दायित्व को निर्वहन करना ही पड़ता है। लेकिन मेरे मन में क्या था कि प्रारंभ से ही जब मैं शिशु मंदिर में मैंने शिक्षा प्राप्त की, संघ के कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहा, तो हमारे परिवार की पृष्ठभूमि भी संघ
जी। के द्वारा हम लोगों ने सीखा है, हमने वरिष्ठ प्रचारकों को गोदी में खेला है, उनका स्नेह, उनका प्यार हमारे ऊपर हमेशा रहा है। और जब हम उनको देखते थे उस समय तो ध्यान में आता था कि कैसे प्रचारक अपना पूरा जीवन देकर समाज और राष्ट्र के लिए पूरा जीवन समर्पित करते हैं। तो शिक्षा तो वहाँ से मिली, वहाँ लोगों को देखा है, उनका अनुसरण किया है। और जब शिशु मंदिर में पढ़ना हुआ तो शिशु मंदिरों में भी तो एक प्रकार की नर्सरी होती है कार्यकर्ता निर्माण की, और वहाँ देखा, कार्यकर्ताओं के वरिष्ठ प्रचारकों के संपर्क में आए, उनकी शैली देखी, उनका समर्पण देखा, तो ध्यान में आया कि क्यों जब वे लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता इसके लिए। जी जी तो जी वहाँ से प्रेरणा मिली, परिवार का भी साथ रहा, परिवार से जब बातचीत की इस प्रकार के कार्य करने के लिए, जी तो शुरुआत में तो होता है, जी लेकिन धीरे धीरे जब उनको लगता है कि एक अच्छा कार्य कर रहे हैं तो वहाँ भी स्वीकारता हो जाती है। जी तो कठिन तो रहता है, चुनौती तो रहती है, लेकिन समाज का इतना समर्थन मिलता है, इतना प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, तो इन सब स्नेह और प्यार के कारण से एक समाज के एक अच्छा कार्य कर सके, इसके लिए प्रेरणा मिलती है। ऐसा कोई क्या प्रसंग था जो आपको इस कार्य में वहन करने के लिए आपको लगा कि मुझे इसमें जाना चाहिए, या ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई प्रेरक प्रसंग जिसके द्वारा आपके मन में ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हुई कि मुझे इस कार्य में खुद को झोंक देना चाहिए? शुरुआत में जब मैं छात्र था और सरस्वती विद्यापीठ शिवपुरी जो अपना एक बड़ा प्रकल्प है विद्या भारती का, उसमें अध्ययनरत रहा हूँ। जी जब वहाँ अध्ययन कर रहा था तो बहुत प्रकार के चीज़ों को मैंने वहाँ समझा है। जैसे अपने वरिष्ठ प्रचारक अरविंद जी कोटेकर रहे हैं, जी अपने वरिष्ठ प्रचारक हितानंद जी शर्मा रहे हैं, उनके सानिध्य में वहाँ रहा हूँ मैं। जी और जब उनके बीच में जब बैठता था तो सामाजिक विषयों पर बहुत चर्चा होती थी। वो सामाजिक विषयों पर चर्चा करना और उसका समस्या तो रहती थी, उसका समाधान क्या हो सकता है, इसमें हम लोग विचार करते थे। और जब समाधान होगा तो कैसे होगा, तो स्वयं को वहाँ कम समझना पड़ेगा, उन विषयों को समझना पड़ेगा, जी जी क्योंकि समस्या तो जीवन है, मानव का जीवन लिया है तो आती है, जी लेकिन उस मानव जीवन की समस्याओं को कैसे हम समाधान में बदल सकते हैं, इसके लिए मैंने अध्ययन किया। तो प्रारंभ में जब मैं कॉलेज में एलएलबी कर रहा था तो बहुत प्रकार के विषय क्राइम के आते थे, लोगों से संपर्क में भी आते थे कि किस प्रकार से समस्या जीवन में आती है, लेकिन बात केवल धन और पैसे और उसकी आती थी किस प्रकार से हम अपने जीवन में संपन्नता लाएं, अपना वैभव बढ़ाएं। लोगों के माध्यम से कभी ऐसा देखने को नहीं आया कि हमारा जीवन केवल पैसा कमाने के लिए, जीवन के कुछ कार्य करने के लिए है क्या। बिल्कुल जब बैठे और समझा, उसका अध्ययन भी किया है मैंने, बहुत पुस्तकें पढ़ी, अपने संघ परिवार से जो पुस्तकें निकलती थी उनका मैं अध्ययन करता था कि लोगों के विचार कैसे बदल जाते हैं। और एक ऐसा मनुष्य जो कहते हैं जीव, एक ऐसा जीव है जो केवल मात्र दूसरों की संवेदनाओं को समझ सकता है, बाकी जीवों में इतनी सामर्थ्य नहीं होता है कि मनुष्य सोच सकता है। और जब दूसरों का दुख और दूसरों की जब समस्या सामने आती थी तो मन में लगता था कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। पैसा तो ठीक है, जीवन जीने के लिए राशि और पैसे की आवश्यकता होती है, वैभव भी होना चाहिए। तो मैंने ऐसा समझा कि वैभव और राशि का जो केवल जीवन को ऐशो आराम करने के लिए बना सकते हैं, जिंदगी को सरल बनाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन सुख और शांति जो मिलती है वो सेवा करने से ही मिलती है। इसलिए मेरे को लगा कि समाज में, राष्ट्र में सेवा के माध्यम से यदि कार्य करते हैं तो लोगों का प्रेम स्नेह ज्यादा मिलता है और समाज का भी उत्थान होता है। जी। न्यास एक बड़ा मुकाम हासिल कर चुका है, कई तरह के पुरस्कार भी प्राप्त हुए, तो न्यास में किस प्रकार की गतिविधि चलती है, क्या हमारे दर्शकों के सामने बताएं? जब 1991 में श्रद्धेय बाबू साहब बुस्कुटे स्मृति लोक न्यास की स्थापना हुई और अपने जो क्षेत्र प्रचारक रहे हैं बाबू साहब जी की, उनकी स्मृति में इस ट्रस्ट का, इस न्यास की स्थापना हुई, तो प्रारंभ में प्रयास ये किया गया कि शिक्षा, जैविक कृषि, स्वास्थ्य और कला और संस्कृति को संवर्धन का काम किया जाए। इसमें हम लोगों ने धीरे धीरे प्रयास किया। 1991 से यात्रा जो प्रारंभ की हम लोगों ने, आज 2025 में हो गए हैं, तो करीब करीब 34-35 वर्ष हमको इस संस्था को संचालित करते करते हो गए। ध्यान में ये आता है कि जो पूरे समाज के लोग जब अच्छी चीज़ों का अनुसरण करते हैं, प्रकल्प के कार्यकर्ताओं का अनुसरण करते हैं कि प्रकल्प जो काम करता है समाज के लिए अच्छा ही काम होगा, इसलिए हमने वहाँ लोगों के बीच में जाना चालू किया, संपर्क किया
और मेरा गांव मेरा तीर्थ एक सामाजिक सरोकार का विषय भी हम अपने प्रकल्प के माध्यम से संचालित करते हैं। इसमें बनखेड़ी क्षेत्र के 123 गांव आते हैं। वो 123 गांव में हम लोगों ने स्वास्थ्य को लेके, कृषि को लेके, शिक्षा को लेके, धार्मिक गतिविधियों को लेके, जैविक कृषि को लेके, जो आज तत्कालीन बहुत बड़ी चुनौती है, उसको लेके हम लोगों ने पर्यावरण को लेके कार्य प्रारंभ किया। और धीरे धीरे जब कार्य प्रारंभ होते हैं, हम लोग तो बहुत कम संख्या में सोचा था, लेकिन जब समाज का उसको आत्मसात करता है तो ध्यान में आता है कि समाज इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से स्वीकार करता है। आज हम कह सकते हैं इस बात को कि आसपास के 123 गांव में बनखेड़ी क्षेत्र में इन सारे चीज़ों को लेके कुछ परिवर्तन दिखने लगे हैं। कुछ गांव तो ऐसे भी हैं जो स्वयं अनुशासन से, स्वयं के माध्यम से गांव में बहुत बड़े परिवर्तन हुए हैं। हमारे वहाँ नर्मदा जी की बड़ी कृपा होती है और नर्मदा जी का बस आशीर्वाद हम पूरे क्षेत्र में रहता ही है। तो हमारी नर्मदा जी हमारी जीवन दायिनी, इसके लिए भी हमने प्रयास किया है कि जो नर्मदा जी के आसपास के गांव हैं वहाँ पर्यावरण संबंधी हम किस प्रकार की जागरूकता ला सकते हैं, जो पॉलीथीन और प्लास्टिक का उपयोग कर सकते हैं उसको कैसे धीरे धीरे हम कम कर सकते हैं। तो जब गांव में गए और वहाँ से बातचीत की तो धीरे धीरे समाज में और उस क्षेत्र में परिवर्तन होना प्रारंभ हुआ। और हम कह सकते हैं, जैसे आपने कहा है कि 35 वर्ष हो गए हैं इस संस्था को काम करते करते, और मैं कह सकता हूँ बड़े गर्व के साथ हमारे इस प्रकल्प के माध्यम से आसपास के क्षेत्रों में जन जागरण का बहुत सारा काम हुआ है, जो समाज के लिए और राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी था, और हम उस चीज़ को कर रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। इस प्रकार के भी हम प्रयास कर रहे हैं। एक 34-35 साल का युवा जब किसी बड़े संस्थान का प्रबंधक बनकर आता है तो किस प्रकार से यहाँ चुनौतियां आप देखते हैं वर्तमान में? तो एक युवा के माध्यम से तो दोनों पहलू रहते हैं कि एक युवा है और संघ परिवार से निकला हुआ हूँ मैं, तो युवा होने के कारण से एक नई ऊर्जा होती है, और जब वरिष्ठों का मार्गदर्शन मिलता है तो ऊर्जा अनुभव में भी बदल जाती है। और जब चुनौतियाँ आती हैं, संघर्ष होता है, तो सब चीज़ें, समय बीतता है तो धीरे धीरे समय ही आपको अनुभव दिखा देता है। जब तक किसी प्रकार की चुनौती ना हो तो अनुभव नहीं आते। और जीवन है, जीवन में तो चुनौतियाँ तो सहज आती ही हैं, और यदि जीवन में चुनौतियाँ ना हो तो कार्य करने का क्या लाभ है। तो चुनौतियाँ तो हैं ढेर सारी, और हम अपने प्रकल्प के माध्यम से, संस्था के माध्यम से प्रयास करते ही हैं उन चुनौतियों का अध्ययन करें, उनका समाधान निकालें, उन समाधानों के जो विषय हैं तो हम समाज में ले जाएं, और उन जो कुरीतियाँ हैं, चुनौतियाँ हैं, उनको हम कैसे धीरे धीरे समाज के माध्यम से उसका हल कर सकें, काफ़ी चीज़ें रहती हैं। आपका जो परिसर है न्यास का बड़ा प्राकृतिक परिसर है, और सुना है 162 एकड़ में पूरा विस्तृत फैला हुआ है। तो इतना सारा तंत्र और ये सब चलाने के लिए फंडिंग की व्यवस्था किस तरह से करते हैं? आपका वित्तीय स्रोत क्या है? हाँ, ये बात सही है कि बड़ा परिसर 162 एकड़ का, और एक सामाजिक संस्था है, और सामाजिक संस्था में बहुत सारे काम सामाजिक सरोकार के किए जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब समाज खड़ा होता है तो राष्ट्र में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो जाते हैं। तो वित्तीय व्यवस्था की बात आती है तो समाज इसके लिए सहयोग करता ही है, और जब समाज से आग्रह किया है और समाज को लगता है तो समाज ने बहुत बड़े एक बावासा के रूप में यहाँ सहायता करते हैं। जब जब संघर्ष और इस प्रकार की चीज़ें समस्या आती हैं तो समाज के माध्यम से जितना अपेक्षा करते हैं उससे ज़्यादा ही प्राप्त होता है। दूसरा पहलू, एक बड़े भूभाग में कृषि भी होती है, वो कृषि होने के कारण से प्रयास करते हैं कि कृषि के माध्यम से कुछ चीज़ें वहाँ ठीक हो सकें। इसके अलावा विद्यालय एक बड़े स्तर पर यहाँ संचालित होता ही है, तो समाज को शिक्षा के साथ साथ संस्कार अनुशासन में दे सके, क्योंकि वो विद्यालय के माध्यम से भी आय होती है। इसके अलावा प्रशिक्षण भी हमारे प्रकल्प में होते हैं, और जन जागरण के एक बड़े स्तर पे काम हमारे वहाँ होता है। उसके माध्यम से उनकी जो शुल्क आती है उन सबको मिलाकर हम समाज में पूरा अपना जो प्राप्त होता है समाज को ध्यान में भी हम उसको खर्च करते हैं। जी जी। मुख्य रूप से शिक्षा का भी एक बड़ा काम न्यास करता है। तो विद्या भारती अन्य शैक्षणिक संस्थाओं से अग्रसर क्यों है, या ऐसी क्या खासियत है? विद्या भारती 1952 में जब प्रारंभ हुई, जी, पहला शिशु मंदिर खोला गोरखपुर के अंदर, तो ध्यान में ये आया कि समाज में यदि परिवर्तन लाना है तो एक शिक्षा एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है।
क्योंकि ध्यान में जो आया था उस समय 1952 में कि शिक्षा तो मिल रही थी, लेकिन शिक्षा के साथ साथ जो संस्कार और भारतीय जो महत्व है वो व्यक्तियों के अंदर नहीं आ रहा था, और शिक्षा की कमी थी। इस कारण से इस प्रकार की सब समस्या हमारे सामने आ रही हैं। जी तो 1952 में हम लोगों ने पहला शिशु मंदिर गोरखपुर में खोला। जी वो धीरे धीरे मध्य प्रदेश में भी वो प्रक्रिया चालू हुई, और विद्या भारती ने मध्य भारत प्रांत के माध्यम से प्रयास किया कि ऐसे शिक्षण संस्थान जो तहसील स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर तो कार्य करना प्रारंभ किया। विद्या भारती में मूलतः 4 प्रकार की शिक्षा का काम हम लोग करते हैं। तो पहले शिक्षा जो थी नगरीय शिक्षा, जो नगर क्षेत्रों में जो विद्यालय स्थापित होते हैं जी उनके माध्यम से जो शिक्षा दी जाती है नगरीय शिक्षा हुई। जी ग्रामीण क्षेत्र में जो एक गांव एक विद्यालय के नाम से हमने वहाँ प्रारंभ किया। तो ग्रामीण क्षेत्र है हमारा, वहाँ ग्रामीण शिक्षा के माध्यम से हमने छोटे छोटे विद्यालय प्रारंभ किए। जी इसके साथ एक आदि संस्कार केंद्र, जी जो ऐसी बस्तियों में जो शिक्षा, वहाँ विद्यालय नहीं है, शिक्षा भी नहीं हो सकती, तो हमने एकल विद्यालय प्रारंभ किए वहाँ सेवा बस्तियों में, जहाँ बहुत आर्थिक रूप से कमजोर जो हमारे समाज रहता, हमारे भाई बंधु रहते हैं, उनके शिक्षण की व्यवस्था हम लोगों ने वहाँ की। इसके लिए हमने संस्था केंद्र स्थापित किए। चौथा हमारा है जो जनजातीय क्षेत्र है हमारा, और जनजातीय क्षेत्र में दूर दराज जो गांव है वहाँ शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, या विद्यालय नहीं है, या कोई कार्यकर्ता नहीं है, सरकार की भी व्यवस्था वहाँ नहीं हो पाती है। तो ऐसे क्षेत्रों में हमने जनजातीय क्षेत्र के माध्यम से वहाँ संस्था केंद्र प्रारंभ किए, और संस्था केंद्र के माध्यम से उस गांव में एक अच्छा माहौल बने, एक अच्छा वातावरण बने अपने राष्ट्र और समाज के लिए। इस प्रकार का भी प्रबोधन उन संस्था केंद्र के माध्यम से हम लोग करते हैं। तो ध्यान में ये आता है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में विद्या भारती काम करती है, और विद्या भारती का यही उद्देश्य है कि एक ऐसा युवा का निर्माण हो सके जो सब प्रकार की जो आज वर्तमान में चुनौतियां हैं उसका सामना कर सके, और राष्ट्र प्रेम, समाज प्रेम और एक अच्छा चिंतक बन सके जिसका लाभ पूरे समाज को हो। ऐसा उद्देश्य हमारे विद्या भारती के माध्यम से होता है। वो हम प्रयास कर रहे हैं कि धीरे धीरे इस प्रकार की शिक्षा के जो हमने यात्रा प्रारंभ की थी, वो यात्रा के माध्यम से हम प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सकें, और प्रत्येक व्यक्ति के परिवार में हम इस प्रकार का जागरण कर सकें जो समाज और राष्ट्र के लिए अच्छी हो। आपका एक छोटे बच्चे के लिए शिशु वाटिका प्रकल्प भी चलता है। तो इसमें ये बस्ता रहित शिक्षा या गतिविधि आधारित शिक्षण, मतलब ये किस प्रकार की गतिविधि का संचालन यहाँ होता है? विद्या भारती शिशु वाटिका का संचालन करती है, और शिशु वाटिका से निमित्त ये ध्यान में आता है कि कक्षा अरुण से लेकर द्वितीय तक, या कह सकते हैं नर्सरी से लेकर सेकंड के भैया बहनों का अध्ययन होता है। और शिशु वाटिका एक अलग प्रकार का प्रोजेक्ट है, उसमें हम प्रयास करते हैं कि भैया बहनों का सर्वांगीण विकास हो सके। सामान्यतः देखा जाता है कि समाज में शिक्षण बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ जीवन मूल्यों की शिक्षा वहाँ नहीं दी जाती उनको। तो हम शिशु वाटिका के माध्यम से प्रयास करते हैं कि जो बालक घर का माहौल जो उसको मिलता है, वो घर का माहौल इस शिशु वाटिका में मिल सके, और इस प्रकार की गतिविधि हम उन भैया बहनों के बीच में करते हैं, इसलिए उनको वहाँ अलग से ना लगे। सामान्यतः देखा जाता है कि जब स्कूल में बच्चा आता है तो उसका चेहरा उतर जाता है, मानसिक तनाव होता है, और स्कूल आने से बच्चा थोड़ा सा डरता है। हमने शिशु वाटिका के माध्यम से इतना अच्छा वहाँ माहौल बनाया है कि बच्चे के जीवन में क्या क्या आवश्यक लगता है उस उम्र को ध्यान में रखते हुए तो सारी गतिविधि हम अपनी शिशु वाटिका में करते हैं। और शिक्षण में प्रयास किया, जैसे आपने बताया कि बैगलेस शिक्षण, क्योंकि जो बालक होता है उस उम्र से जब गुजरता है तो ध्यान में आता है कि बालक को उस समय कॉपी किताब की आवश्यकता कम होती है। उसके जीवन में प्रसंगों के माध्यम से, गतिविधियों के माध्यम से हम किस प्रकार से शिक्षण दे सकते हैं, ये बहुत जरूरी होता है। तो जब शिशु वाटिका में हम प्रयास करते हैं कि जब भैया बहन घर से जब आते हैं तो वो पूरा माहौल ऐसा लगे कि उसके विद्यालय आते ही उसका चेहरा खिल जाए, उसकी प्रसन्नता हो जाए उसके चेहरे पे। वो विद्यालय को विद्यालय ना समझे, वो विद्यालय को अपना घर समझे, और घर समझता है जब तो माहौल अच्छा बनता है। हमारे वहाँ के आचार्य दीदी भी हैं, इस प्रकार का प्रयास किया जाता है कि किसी भैया बहनों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, और वो अपनी गतिविधियों से, अपने क्रियाकलापों से इतना सीख जाए कि जब वो बड़ी कक्षाओं में पहुंचे इन सब चीज़ों का वो अनुभव प्राप्त करके जाए। हमने यहाँ
जब उस पर क्रिया शोध किया, ध्यान में आया तो जो बच्चे, जो भैया बहन हमारे वहाँ नर्सरी से पढ़ रहे हैं, जी 5 वर्ष का उनके ऊपर काम किया, इस प्रकार की शिक्षण पद्धति उनके जीवन में हम लाने का प्रयास किया हमने, जी तो बहुत सारे परिवर्तन उनके जीवन में आए। जो आज बालक 12वीं कक्षा तक पहुंच गया, शिशु वाटिका में पढ़ते पढ़ते ध्यान में आता है, उसके संस्कारों में, उसके अनुशासन में, उसके जीवन में कार्य करने की पद्धति में भी परिवर्तन आया। जी वो उसके अंदर संवेदना जागृत हुई। वो जब समाज में जाता है तो समाज की चुनौतियों का वो आसानी से उसका निर्णय कर सकता है, समाधान कर सकता है। और हम इस कह सकते हैं कि इस विद्यालय के माध्यम से, शिशु वाटिका के माध्यम से भैया बहनों का तो प्रशिक्षण होता ही है, अभिभावक का भी प्रशिक्षण होता है, मातृशक्ति का भी होता है, और मातृशक्ति का भी प्रशिक्षण करके किस प्रकार का पालन पोषण करना चाहिए बालक का, इस प्रकार का भी हम प्रयास करते हैं, जिससे एक जो छोटा सा पौधा जो होता है वो कितना अच्छा हम उसको संवार सकते हैं, तो जब बड़ा होकर जब पेड़ बनता है तो उसका कितना हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो आज की तत्कालीन जो चुनौतियां आती हैं, परिवार की समस्या हैं, जी। भैया बहनों के व्यवहार को लेकर समस्याएं हैं, हम्म, इन समस्याओं का हल यदि मेरे को जो व्यक्तिगत रूप से मैं यदि बताता हूं तो ध्यान में आता है, जो भैया बहनों ने शिशु वाटिका में अध्ययन किया है, तो इस प्रकार की चुनौतियों को वे आसानी से हल कर लेते हैं, और समाज का एक आदर्श स्वरूप भी हम सब लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। जी। आपकी जो दैनिक गतिविधि है, जो आपका व्यक्तिगत रूटीन है, ये करते करते विद्या भारती, न्यास, लोगों की समस्या, कार्यकर्ताओं की समस्या, उसका निवारण करना, ये सब डेली डेली रूटीन का हिस्सा बना है आपका। इस बीच में खुद की रुचि पालने वाला धर्मेंद्र गुजर को आप कहाँ देखते हैं? सब कुछ बात तो ठीक है, लेकिन मेरी मनुष्य हूँ, और मनुष्य के नाते एक व्यक्तिगत सबकी इच्छाएं होती हैं, व्यक्तिगत सपने होते हैं, व्यक्तिगत अपेक्षाएं रहती हैं, और जब समाज में जब काम करते हैं तो ढेर सारी चुनौतियां हम सब लोगों के सामने आती हैं। सब लोगों से मिलना होता है, सब लोगों की समस्या रहती है, उनका निवारण करना होता है, और इतने बड़े प्रकल्प में जब बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान में आती हैं कि हमारा समाज किस प्रकार की समस्या से गुजरा है। हमारा समाज में जब बातचीत होती है तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें ध्यान में आती हैं जिनमें परिवर्तन लाना चाहिए। जी तो व्यक्तिगत जीवन तो है हमारा, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में खुशी वहाँ मिलती है जब समाज के कामों को किया जाए। और समाज में चुनौतियाँ आज के तत्कालीन युग में देखते हैं, जब से मोबाइल और सोशल मीडिया आई है, व्यक्ति के जीवन में संपन्नता, वैभव तो आया, उसके साथ साथ समस्याएं बहुत बढ़ी। जी जो हम पूर्व में 10-20 साल पहले जाते हैं और ध्यान में आता है कि कैसे हम लोग सब लोग बैठ के बातचीत करते थे, एक दूसरे के बीच में आत्मीयता रहती थी, सुख दुख में बातचीत करते थे, किसी को कोई समस्या आती थी तो बातचीत करने से हल कर लेते थे उसको। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी इतनी प्रकार के मशीनीकरण हो गया है, इस प्रकार की सुख सुविधाएं बढ़ गई हैं, उसके बावजूद भी लोगों के पास समय नहीं। मोबाइल होने के कारण से पूरा समय जो समाज को लेके अपने परिवार लोगों को देना चाहिए, वो पूरा समय एक मोबाइल ने ले लिया है। जब मोबाइल ने समय लिया तो लोगों के पास समय कम हुआ, आत्मीयता कम हुई, लोगों के बीच में एक अलग प्रकार का मानसिक तनाव भी पैदा होने लगा। जब मैं उन लोगों के बीच में बैठता हूँ, बातचीत करता हूँ, तो ध्यान में आता है कि मेरा तो जो व्यक्तिगत रहता है वो तो कुछ भी नहीं है। जी जब समाज में समाज की चुनौतियों को हल करने में जब जाते हैं तो बहुत बड़ा एक विराट स्वरूप हम लोगों को देखने में मिलता है। जी और उनको हल करने में, उनको सुनने में, उनका चिंतन करने में, उनका अध्ययन करने में, वो समाधान करने में जो प्रसन्नता आती है, खुशी आती है, वो मेरे व्यक्तिगत जीवन में बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और मैं तो जो अपेक्षा करता हूँ तो इस प्रकार की चीज़ें यदि समाज में एक दूसरे के बीच में जाने लगे तो जो आज हम तत्कालीन जो चुनौतियाँ देख रहे हैं उस प्रकार की चुनौतियों को हम हल कर सकते हैं। जी। कभी ऐसा बड़ी समस्याओं का करते करते कभी ऐसा मन में विचार नहीं आया कि झोला उठा के चल लेते हैं हम, क्योंकि ये समस्या बहुत बड़ी है, मेरे से होगा नहीं? ऐसा कौन सा तत्व था आपके अंदर कि आपको लगा कि नहीं, मुझे ये करना चाहिए, डट के करना चाहिए, मैं यही रहना चाहिए, समस्या तो आती रहेगी, उसके लिए मैं सक्षम हूँ? ऐसी कौन सी ऊर्जा थी वो? ऊर्जा तो ईश्वरीय ऊर्जा होती है। जब संघ का काम प्रारंभ किया तो हमारे वरिष्ठ प्रचारक और वरिष्ठ कार्यकर्ता कहते हैं कि ईश्वर का काम होता है, जब समाज का काम करते हैं तो ईश्वर भी आपका साथ देता ही है। जब इतना लंबा अनुभव
धीरे धीरे कार्य करते करते संगठनों से हुआ ही है। जी चुनौतियाँ भी ढेर सारी आई हैं, संघर्ष भी किया है। और जब जब मैं कमज़ोर पड़ा तो ऐसा लगता था मन में कि अब नहीं हो पाएगा, तब तक हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की पुस्तकें पढ़ी, उनका अध्ययन किया, उनके जीवन को पढ़ा, जी उनकी कार्यशैली देखी, जी तो ध्यान में आया कि हम नहीं तो कौन। किसी ना किसी को तो उस चुनौती को सामना करने के लिए स्वयं को खड़ा होना पड़ेगा। उसी प्रकार की ऊर्जा मिलती रही और सब चीज़ों को सामना किया। और धीरे धीरे अनुभव, आप सब लोगों का साथ जब मिलता है, जी। समाज का साथ मिलता है, जी तो कितनी बड़ी बड़ी चुनौतियाँ होती हैं, वो भी छोटी लगन। जी। समाज में आप अलग अलग प्रकार के कुटुंब दिखते हैं, हंसते खेलते परिवार दिखते हैं, तो कभी ऐसा आपको लगा कि यार मुझे शादी कर लेना चाहिए? एक सामाजिक दायित्व, जैसे मैंने पूर्व में कहा, होता ही है, लेकिन एक स्वयं का परिवार होता है तो एक बहुत छोटा परिवार होता है। जी 4 लोग 5 लोग होते हैं, जी एक सीमित हो जाते हैं। मुझे प्रसन्नता होती है कि मैंने स्वयं की शादी तो नहीं की, जी लेकिन इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा समाज जब हमारे साथ रहता है, एक बड़ा विराट स्वरूप हम अपना परिवार का देखते हैं। जी और जब विराट स्वरूप परिवार का देखते हैं तो परिवारों के बीच में जो प्रसन्नता होती है, उनका जो स्नेह हमें मिलता है, जो सम्मान उनसे मिलता है, तो ऐसा लगता है कि जो हम जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कार्य है और ईश्वर हमें इस कार्य को निरंतर आगे बढ़ाते जाए। इस प्रकार के मैं उनसे आशीर्वाद भी लेता हूँ ईश्वर से कि इस प्रकार का कार्य हमारा चलता रहे। जी। आपने बताया एक मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान आप चलाते हैं और इसमें 123 गांव जुड़े हैं, तो ये सब गांव के लोग जुड़े, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से, मतलब किस प्रकार से कार्य चलिए और किन विषयों पे कार्य करते हैं लोग? जी, मेरा गाँव मेरा तीर्थ अपने बाउसा बुस्कुटे जो न्यास है उसके माध्यम से एक सामाजिक गतिविधि है। जी जो बनखेड़ी तहसील के जो 123 गांव हैं, 23 गांव में हम लोगों ने 12 समूह बनाए हैं। जी जी और 12 समूह के माध्यम से हमने एक समूह में 8 से लेकर 10 गांव रखे हैं। जी तो एक केंद्रीय टोली का निर्माण किया है जो हमारे बाउसा बुस्कुटे न्यास के माध्यम से संचालित होती है शिविर। जी उसके बाद हमने समूह स्तर पर भी रचनाएं की हैं, जी जहाँ हमने ग्रामीण स्तर की जो ग्राम पंचायत की समितियां बनाई हैं, समूह स्तर की समितियां बनाई हैं। जी एक अच्छा स्ट्रक्चर, एक अच्छा हमारी रचना हो सके जिससे एक बड़े स्तर पे कार्यकर्ता उससे जुड़ते ही हैं। इसके माध्यम से हम लोगों ने प्रयास किया है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कृषि में भी जैविक कृषि, जो नर्मदापुर जो जिला है वो एक कृषि प्रधान जिला है पूरा। जी और कृषि प्रधान जिला होने के कारण से हर किसान की एक अपेक्षा रहती है कि हमारे खेत से एक बहुत अच्छे स्तर पर उत्पादन वहाँ होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जब नई तकनीक आई, नए लोगों का जागरण हुआ, तो जागरण गलत दिशा में हो गया। तो उन्होंने अपने खेती में, अपनी ज़मीन में रासायनिक खादों का उपयोग बढ़ा दिया। जी शुरुआत में तो अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब रासायनिक खादों का, रासायनिक पदार्थों का उपयोग बढ़ा, जी तो ज़मीनों में उसके नुकसान, उसके हानिकारक चीज़ें हमारे सामने आई। जी तो ध्यान में आया कि मेरा गांव मेरा तीर्थ जो अभियान है, हम्म, उसके माध्यम से हम गांव में जैविक कृषि की तरफ बढ़ सकते हैं क्या? जी मेरा गांव मेरा तीर्थ बने, जी एक आस्था का केंद्र बने हमारा गांव। हमारा गांव सभी प्रकार की चीज़ें हमारे गांव में उपस्थित हों, हमारे वहाँ स्वदेशी चीज़ों का निर्माण हो सके, हम अपने गांव के अंदर ही पूरे भारत का एक स्वरूप देख सकें। इस निमित्त हम लोगों ने मेरा गांव मेरा तीर्थ प्रारंभ किया। उसी अंदर हमने प्रयास किया है कि पर्यावरण को लेके भी, जैसे गोविंद नगर का जो दृश्य सामने आता है कि भाई प्राकृतिक पूरा वातावरण रहता है, जी और प्राकृतिक वातावरण में हम मन भी प्रसन्न होता है और पूरे भारत के कार्यकर्ता यहाँ देखने के लिए आते हैं किस प्रकार का पर्यावरण के ऊपर काम हुआ है। जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो एक बहुत अच्छा दृश्य सामने आता है कि पर्यावरण को लेके भी यहाँ के परिवार जागरूक हैं। उनके परिवारों में, उनके बच्चों में, उनके समाज में, उनके मोहल्लों में पौधारोपण को लेके भी बहुत बड़ा एक अच्छा काम हम सब लोग के माध्यम से करते हैं। जैसे मैंने पूर्व में कहा है कि नर्मदा जी की बड़ी कृपा हम लोगों के आसपास है, जी और पूरे समाज में एक बड़ी चुनौती हम सब लोगों के लिए कि प्लास्टिक के पॉलीथीन से हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जो हम भोजन करते हैं तो एक प्लास्टिक, थर्माकोल की पत्तल का उपयोग करते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रयास किया
और एक उसकी समिति बनाई और समाज में इस प्रकार का जागरण किया। उसके माध्यम से हम लोगों ने जो छोले के पत्ते आते हैं, जो प्राकृतिक रहते हैं, जो मिट्टी में आसानी से मिल जाते हैं, इससे पत्तलों का निर्माण कराया। और हम आज उसको कह सकते हैं कि अधिक मात्रा में उसका निर्माण अपने वहाँ क्षेत्र में चल रहा है। हमारे प्रकल्प के माध्यम से मिट्टी और बांस के उत्पाद बनाए जाते हैं। हमने प्रयास किया कि परिवारों में जो पीओपी की जो मूर्तियां जाती थी, गणेश जी की हों या अपनी माता जी की हों, उस पूरे बनखेड़ी क्षेत्र में हम लोगों ने प्रयास करके, जागरण करके मिट्टी की मूर्तियां घरों में पहुंचाना चालू किया। एक बड़े स्तर पर हमारे पीओपी की मूर्तियां नर्मदा जी में बहाते थे, तो नर्मदा जी भी दूषित होती थी उस कारण से। और हमने अपने प्रकल्प से प्रारंभ किया। आज सैकड़ों की मात्रा में हमारे वहां से प्रशिक्षण प्राप्त करके ऐसे ही कार्यकर्ता अपने स्वयं के माध्यम से इस मिट्टी की मूर्ति का निर्माण करते हैं और पूरे समाज में विक्रय के लिए रहती हैं। और मैं गर्व से कह सकता हूँ, उस बात की बड़ी उपलब्धि है कि बनखेड़ी क्षेत्र में हमने पीओपी की मूर्तियां बंद कर दी हैं और हमारे वहाँ जो मूर्ति का उपयोग होता है तो मिट्टी की मूर्ति का होता है, उसका ही हम पूजन करते हैं। बहुत अच्छा लगा धर्मेंद्र जी। और दोस्तों, हमारे साथ थे धर्मेंद्र जी गुजर, भाऊसा बिस्कुट स्मृति लोकन्यास गोविंद नगर के प्रबंधक। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि इस कार्य को और अधिक गति से बढ़ाए, अधिक पारदर्शिता से बढ़ाए। और इन्होंने जो आज अपना मार्गदर्शन दिया है वो कहीं ना कहीं समाज के काम में आए। तो दोस्तों, आप देख रहे थे सांस्कृतिक वार्तालाप का पहले एपिसोड का भाग 1। तो मिलते हैं और व्यक्ति के सवाल और इंटरेस्टिंग जवाबों के साथ। तब तक इंतजार कीजिए। मिलते हैं, मैं आपका चहेता विकास कुमार फिर से मिलूंगा भाग 2 में। डोंट गो अवे, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। मिलते हैं भाग 2 में।